नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति क्या-क्या खेल दिखाती है और कैसे-कैसे करवट लेती है, कोई भी इंसान सहज रूप में इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता। कयासबाजियां चलती रहती हैं, लेकिन अब आप कहेंगे कि आज मैं किस राजनीतिक कयासबाजी की बात कर रहा हूं? महाराष्ट्र से ही मामला है, लेकिन मामला बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के ओवररेटेड पॉलिटिशियन, उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं रही, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे की बड़ी ताकत रही, इसीलिए लोग उनके उनकी प्रशंसा में तारीफों के पुल बांधते रहे, क्योंकि पैसा बहुत है इनके पास। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, अरे खानदानी रईस थे। दुनिया में, भारत में कम से कम एक से एक खानदानी रईस रहे हैं, उनकी हालत आप जाकर के देखिए। लेकिन जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो कोई खानदानी रईसी की वजह से इतना पैसा आज के दिन में उनके पास नहीं है। जो कुछ भी पैसा उनके पास है, उसके बारे में मैं अपने मुंह से बताऊं, ये ठीक नहीं होगा। आपको मालूम है कि वो पैसा कहां से आया, कैसे आया, क्या आचरण रहे होंगे। मैंने इशारा किया, आप शायद आप समझ रहे होंगे। अब केवल इन्हीं का इन्हीं को पैसा है या पूरे परिवार का पैसा है? लेकिन पूरे परिवार के बारे में कहा जाता है कि पैसे की तो मशीन ही है। लेकिन आज मैं इनके पैसे की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे ओवररेटेड पॉलिटिशियन के बारे में, जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन सिर्फ 3 जिलों की है और 3 जिलों को छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में इनकी उस तरह से पकड़ नहीं है। लेकिन जब भी महाराष्ट्र की चर्चा होगी, तो शरद भाऊ पवार की चर्चा जरूर होगी। ऐसा इनका इकबाल है, ऐसा इन्होंने माहौल बना करके रखा है कि जब भी महाराष्ट्र की राजनीति की बात होगी, शरद पवार का नाम उससे बाहर नहीं होगा। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक दैदीप्यमान सितारे हैं, एक चमकता सितारा है। अब वो चमकता सितारा किस प्रकार की चमक रखता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो चमकते हुए सितारे हैं। उनके बारे में आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें और शरद पवार की चर्चा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जरूर मुकाम उन्होंने बनाई है राजनीति में कि महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा शरद पवार के बगैर पूरी नहीं होती। लेकिन आज मैं शरद पवार की राजनीति की दूसरी चर्चा आपके सामने ला रहा हूं, जो आप अभी तक कहीं देखे नहीं होंगे। शरद पवार यकायक नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। शरद पवार अवसरवादी हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और पहली पहली जो एग्जाम्पल है, जो पहला उदाहरण है शरद भाऊ पवार का, ये 1978 से शुरू होता है, जब कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक अवसर का नहीं है। शरद पवार ने अवसरवादिता की मिसाल कायम कर दी है और आजकल वो अपने ही मिसाल को, अपने ही रिकॉर्ड को बार-बार तोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले स्ट्रैटेजी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद की स्ट्रैटेजी देखिए और फिर विधानसभा चुनाव के पहले की स्ट्रैटेजी देखिए और विधानसभा चुनाव के बाद की स्ट्रैटेजी देखिए।
लोकसभा चुनाव में उन्हें लगा था कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारी स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब होगी अगर मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा था कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत सीवियर हो गया है, और खासतौर से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उन्होंने महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर को लाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, प्रकाश अंबेडकर गए नहीं। अगर प्रकाश अंबेडकर गए होते तो मामला कुछ और हो सकता था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर नहीं गए। लोग फिर भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के खिलाफ स्टैंड लिया, उनको सफलता मिली। जब सफलता मिली मतलब महाविकास अघाड़ी को सफलता मिली और सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया। सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ लोकसभा चुनाव के पहले मोदी की खिलाफत का, तो शरद भाऊ पवार को हुआ। अब जब लाभ मिल गया लोकसभा में, तो उन्हें लगा कि इस परफॉर्मेंस को हम दोहरा सकते हैं विधानसभा चुनाव में। और इस बार उनको लगा कि हम किसी भी सूरत में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है और मोदी को हम पूरी तरह से यहां खत्म कर देंगे महाराष्ट्र में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे, जो नतीजे थे, उससे किसी भी पॉलिटिकल पंडित को यही संकेत मिल सकता था। इन्हें भी लगा कि मौका बहुत माकूल है और इस पे चौका लगा देना चाहिए। इन्होंने महाविकास अघाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। अपनी पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर दिया। इनकी इतनी हैसियत या इनको इतना विश्वास हो गया, जिससे इनकी हैसियत बढ़ गई लोकसभा चुनाव के बाद, कि इन्होंने उद्धव ठाकरे को लाइन पे लगा दिया, साइड कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो पीछे पीछे चल रही थी शरद पवार के, कांग्रेस पार्टी को भी पिछलग्गू बना लिया। और उद्धव ठाकरे की जो इच्छा थी कि विधानसभा चुनाव के पहले उनके नाम की घोषणा हो जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे है, इस पर शरद पवार ने पानी फेर दिया। और यह सब इसलिए हो पाया था क्योंकि शरद पवार का कैलकुलेशन था कि लोकसभा में जो अपेक्षित सफलता मिली है और भतीजे ने जो धोखा दिया है, उसका जो सिंपैथी है वो शरद पवार को मिला है, एक 80 साल के बूढ़े को मिला है। और ये सिंपैथी वेव कंटिन्यू करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो तो ना तो वो कांग्रेस को कुछ समझे और ना ही उद्धव ठाकरे को समझे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो खड़े ही थे। महाविकास अघाड़ी में भी उन्होंने ऐसी चाल चली कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव शिवसेना को हाशिए पर रख दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे बार्गेन करने में कामयाब हुए और उद्धव ठाकरे ने काफी सीटें एक प्रकार से हड़प ली। और उस सीटों के हड़पन में हालांकि उद्धव ठाकरे को वो सफलता नहीं मिली विधानसभा चुनाव में, जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिसके बड़े दावे थे कि 70-80 सीट वो लेकर के आएगी शिवसेना उद्धव और फिर वो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक उम्मीदवार हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन शरद भाऊ पवार की जो अपनी रणनीति थी वो थोड़ा और विश्वसनीय इनको लगने लगा कि चूंकि हमने लोकसभा में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए विधानसभा में तो हम मोदी को धूल चटा देंगे। रणनीति उसी तरीके से बनाई, प्लानिंग भी किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में मतलब प्लानिंग ये किया कि विधानसभा चुनाव के पहले जानी दुश्मन थे शरद पवार मोदी के। और उनको लग रहा था एक तो उनके प्रति सिंपैथी महाराष्ट्र की जनता का, क्योंकि भतीजे ने दगा दिया है, वो सिंपैथी है। दगा भतीजे ने नहीं दिया, दगा इन्होंने दिया भतीजे को। इन्होंने जो भतीजा जो स्वाभाविक जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने दगा दिया अपने छोटे भाई को, राज ठाकरे को, जिस प्रकार से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मतलब दोनों भाई को, छोटे बड़े छोड़ दीजिए राजनीति में, लेकिन जिस प्रकार से राज ठाकरे को अपेक्षा थी कि बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक
वारिस वही हैं। उसी प्रकार से अजित पवार को यह अपेक्षा थी कि शरद पवार के स्वाभाविक वारिस वही हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी अजित पवार ही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि संगठन पे उनकी बहुत पकड़ थी। संगठन में लोग उनको इज्जत देते थे। और इधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार ने जो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उसमें शरद पवार की पूरी सहमति थी। शरद पवार से चर्चा करने के बाद ही यह तय हुआ था। लेकिन पब्लिक में जाकर के उनको बोलना था, सिंपैथी लेनी थी, अब वेव को अपने तरफ करना था। तो वो सिंपैथी वेव को अपने तरफ लाने के लिए उन्होंने पब्लिकली झूठ बोलना शुरू किया कि अजित पवार ने हमें धोखा दिया है और जनता को उकसाया, जनता की संवेदना को भड़काया अजित पवार के खिलाफ। और जनता भड़क जाए, ये उनको आशा रही, क्योंकि लोकसभा में उनके इस भड़काने को सफलता मिल गई। शरद पवार जो अपने महाराष्ट्र की जनता को भड़का पाने में कामयाबी हासिल कर ली अपने भतीजे के खिलाफ, तो उससे इनको और हौसला मिल गया कि लोकसभा में तो हमने तो सीट मिल ही गई, डेसिमेट हो जाती पार्टी को, जो अभी 10 सीट है वो नहीं मिलती, खत्म हो जाती लोकसभा में एनसीपी शरद पवार। लेकिन थोड़ा रिलीफ मिल गया। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा अगर विकास अघाड़ी में किसी को फायदा हुआ तो शरद पवार की पार्टी को हुआ। लेकिन इनको लगा कि वो सिंपैथी कंटिन्यू कर रहा है, विधानसभा में भी हम वही करेंगे। और मोदी के खिलाफ ऑल राउंड विरोध की स्ट्रेटेजी बना करके पूरा कैंपेन इन्होंने किया, पूरा कैंपेन किया। लेकिन जनता समझ गई थी, जनता को कुछ और मंजूर था। जनता ने मोदी को ही चुना, फडणवीस को ही चुना। और चुना नहीं, ऐसा तैसा नहीं चुना। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने तय बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के करीब पहुंच गई। 5-7 सीट से वो पीछे रह गए। तो ऐसी सफलता कभी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नहीं मिली थी। हार हुई शरद पवार की, अपमानित हुए, जनता के दरबार में अपमानित हुए। और मोदी खिलाफत जो था, मोदी विद्रोह जो था, वो इनका फुर्र हो गया। जैसे ही विधानसभा में इनको हार मिली, लोकसभा में अपेक्षित सफलता मिलने के बाद भी मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई। इनको उम्मीद थी कि अगर महाराष्ट्र में हमने मोदी को हरा दिया तो हम एक नया कॉम्बिनेशन पूरे देश भर में खड़ा कर देंगे और एक स्वाभाविक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। फिर तो हम चंद्रबाबू नायडू को मना लेंगे और नीतीश कुमार को डरा देंगे, उनको भी मना लेंगे। और अगर वहां पर स्थिति कमजोर होती महाराष्ट्र में, तो अन्य राज्यों में फिर हम इसका ढोल, अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती तो इसका रिपल इफेक्ट बहुत गहरा पड़ता और बीजेपी के खिलाफ पड़ता। तो उनकी सारी रणनीति थी कि यही मौका है जब लोकसभा के जीत का हम विधानसभा में और जीत के अंतर से हरा दें और पूरे देश में राजनीतिक माहौल बदल दें। लेकिन हुआ नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा करने नहीं दिया, वो हार गए। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे तक मोदी की खिलाफत हो रही थी। अब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद, रिजल्ट आने के बाद, इन्होंने अपना पूरा सुर बदल लिया। अब इनकी पूरी कोशिश यह होती रही कि अपने बेटी को कैसे सेट किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में जब किरण रिजिजू का फोन गया सुप्रिया सुले को, तो सुप्रिया सुले ने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाया और कहा कि बिल्कुल, मैं सरकार की तरफ से जो कुछ कोई भी डेलीगेशन भेजा जा रहा है, मैं सौहर्ष जाने के लिए तैयार हूं। और सुप्रिया सुले को जो फोन गया, उससे गदगद हो गए शरद पवार साहब। उनको लगा ये बड़ा अच्छा मौका है। सुप्रिया सुले जी गई, उनका परफॉर्मेंस विदेश में बड़ा अच्छा रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ही ये हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद जब सरकार की तरफ से सिग्नल मिला तो और प्रफुल्लित हो गए।
लेकिन आज जो मैं शरद पवार का जिक्र कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं अनायास ही? मुझे कोई स्वप्न तो आया नहीं कि मैं शरद पवार का की चर्चा लेकर के बैठ जाऊं। मोदी के विरोध में पहले भी थे, मोदी के समर्थन में भी थे, मोदी के विरोध में भी थे। ये इनका चलते रहता है, कोई नई बात क्या है? नहीं, अब मैं आपको नई बात बताता हूं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद जो एक पागलपन फैसला है ट्रंप का, पहले 25 लगाया, फिर 25 लगाया और अब टोटल में 50 लगाया और बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और कह रहा है कि हम जब तक ये टैरिफ मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। इस हद तक ट्रंप का बयान चल रहा है और उधर अलास्का में ट्रंप पुतिन से मिल रहे हैं और वो भी इसी सप्ताह। तो एक तरफ भारत को ये संकेत दे रहे हैं कि जिस रूस के ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, हम उस रूस को अपने तरफ कर लेंगे, पटा लेंगे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी अपने तरीके से अभी सतर्क है कि पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत होती क्या है। लेकिन अभी पुतिन की चर्चा बाद में करेंगे। अभी चर्चा करेंगे कि ट्रंप के इस टैरिफ के पागलपन वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र के ओवररेटेड राजनीतिक हस्ती शरद पवार साहब क्यों मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए? उन्होंने क्यों कहा कि भारत को इस टैरिफ वॉर में झुकना नहीं है? क्या इस ये जो निर्णय है, उन्होंने राहुल गांधी की तरह सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी भी इस मामले में हालांकि बहुत संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन शरद पवार जैसे नेता जिनको मुखालफत करनी चाहिए कि भाई आप इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस करा रहे हैं, भारत अमेरिका के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, जो हिस्टोरिक लो पे आ रहा है ये हमारा रिलेशन, तो ये केवल मात्र ट्रंप के सनकीपन का नतीजा है या हमारी कोई पॉलिसी की कोई गलत भूल हो गई है? इस तरह के सवाल करने चाहिए थे जो राजनीतिक दल अपोजिशन वाले करते हैं, करना भी चाहिए उनको, ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो इस तरह के सवाल की चर्चा न करते हुए पवार साहब कह रहे हैं कि भारत किसी भी सूरत में ट्रंप के सामने नहीं झुकेगा। वही भाषा बोल रहे हैं जो भारत सरकार की भाषा है। इतना बड़ा राष्ट्रभक्त, इतना बड़ा राष्ट्र प्रेम और इतनी इतनी बड़ी मित्रता मोदी के साथ, अद्भुत। विधानसभा चुनाव के बाद उनके बहुत सारे नाटक हुए। उन्होंने मोदी को एक राजभाषा सम्मान भी दिया, दिलवाया। दिल्ली में तारीफ हुई और चूंकि उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साये में आना चाहता है, तो दूसरी तरफ शरद पवार भी आना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस अकेला, महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेला। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर पर शरद पवार का यह बयान क्यों आया? दो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। आज मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। शरद पवार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैंग के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। शरद पवार की पुत्री, शरद पवार की पार्टी के बहुत सारे नेता, इन सब का रिश्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गेट्स गैंग के साथ रहा है। गेट्स गैंग की दुश्मनी अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। हालांकि फरवरी में गेट्स ने कहा कि हमने ट्रंप के साथ मुलाकात की है और बड़ी अच्छी बात हुई है। कोई अच्छी बात नहीं हुई है। ट्रंप उनके साथ खिलाफ में है क्योंकि वहां रॉबर्ट एफ कैनेडी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गेट्स के ही दबाव में आपको याद होगा कि माननीय सुप्रिया सुले वैक्सीन की मांग कर रही थी सदन में, और गेट्स की जो लॉबी है वो आधार पूनावाला की लॉबी है, और आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट से हजारों करोड़ रुपए परिवार
शरद पवार के परिवार को मिला है। 3,000 करोड़ के आसपास का तो आंकड़ा है। पवार के परिवार को मिला है। और इन सबकी लॉबी ने हमारे प्रधानमंत्री को भी कोविड के दौरान अपने कब्जे में कर लिया था। मैं इस तरफ बार-बार इशारा करता रहा हूं कि ट्रंप के जो अभी के निर्णय हो रहे हैं, उसके नेपथ्य में 2024, 2020, 21 के बीच में जो हमारी कार्यप्रणाली रही है, वो कहीं न कहीं ट्रंप को हमारे खिलाफ किया है। हम डेमोक्रेटिक लेफ्ट लिबरल के साथ, जिसको हम समझ नहीं पाए, उनके साथ हमने राब्ता स्थापित कर लिया। जिनके बिजनेसमैन लाइजनर थे बिल गेट्स, और उनके साथ हम बहुत एडवांस हो गए। और आज ट्रंप और भारत के रिश्ते में वो लॉबी महत्वपूर्ण भूमिका, हालांकि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी के रूप में इस बार इमर्ज किए हैं। कब क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ट्रंप भारत के साथ जो व्यवहार कर रहा है, यह व्यवहार ट्रंप कर ही नहीं सकता था। और ट्रंप को लग गया था कि 2020 में भारत ने बहुत टैक्टिकल मूव कर दिया और बाइडेन सरकार के बहुत करीब पहुंच गए, और यह ट्रंप को नागवार गुजर रहा था। ऐसा हुआ है, यह गलती हुई है। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई यह स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए खड़े हैं, लेकिन जो टेक्निकल मिस्टेक्स हुए हैं, उस पर हमें नजर बनानी चाहिए कि कहां गलती हो गई। उस वक्त भी क्यूबाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो सरकार को यह सूचना दे रहा था, बतला रहा था कि ये फ्रॉडस्टर हैं, जो आपको गुमराह कर रहा है। और उस वक्त कुछ मोल, कांग्रेसी मोल, लेफ्ट लिबरल के मोल आपको एक ऐसे खेमे में लेके जा रहा है जहां आपके लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई होगी। लेकिन खैर, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। गलती तो हो गई, उसके बाद करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया। करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, और हमसे वहां पर भारी टेक्टिकल मिस्टेक हुई है, हम नहीं ले पाए। ट्रंप के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहिए था। ट्रंप को आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो फुलिश है या मूर्ख है, ऐसी गलती मत कीजिए आप। हालांकि आजकल एलन मस्क के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, और हम लोग एलन मस्क को एक बहुत ही सेंसिबल इंसान मान रहे हैं। और अभी मैं एलन मस्क के एक और चमत्कार के बारे में कल बताऊंगा। जबरदस्त काम कर दिया है उन्होंने, पूरी दुनिया में एनर्जी का क्रांति आने वाला है। लेकिन ये वही गैंग है जो गैंग शरद पवार जैसे लोगों को समर्थन करता रहा, और वही बैटरी है जिनको लगता है कि रिपब्लिकन जो है, वो उसकी सरकार अमेरिका में आना उनके हित में नहीं है। ये लेफ्ट इकोसिस्टम को समर्थन है शरद पवार का, मोदी को समर्थन के बहाने। वो मोदी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो भारत को भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो उस इकोसिस्टम को समर्थन कर रहे हैं जो माफियाओं का इकोसिस्टम है, ड्रग डीलरों का इकोसिस्टम है, तस्करों का इकोसिस्टम है, फार्मा माफियाओं का इकोसिस्टम है, और हथियार डीलरों का इकोसिस्टम है, लिकर माफियाओं का इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को शरद पवार समर्थन कर रहे हैं, भारत को नहीं कर रहे हैं। शरद पवार अमेरिका में रिपब्लिकन के कब्जे से परेशान है। शरद पवार को सूट करता है बाइडेन, शरद पवार को सूट करता है ओबामा, शरद पवार को सूट करता है फौची जैसे लोग। क्यों? क्योंकि यूएस एड से पैसे मिलते हैं।
इनके बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको पैसे यूएसएड से मिल रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन से मिल रहा है, रॉकफेलर फाउंडेशन से मिल रहा है। ये रॉकफेलर फाउंडेशन, ये फोर्ड फाउंडेशन, ये यूएसएड, इनके पैसे से जो भारत में फल फूल रहे थे उनका सीधा संबंध है पवार से, और पवार के बहुत सारे लोगों को ये सारे संगठन फंड करते रहे हैं। उनको इनका समर्थन है, मोदी को समर्थन नहीं है। ये चाहते हैं कि वो इकोसिस्टम जो अमेरिका में अभी हाशिए पर चला गया है ट्रंप के आने के बाद, रिपब्लिकन के आने के बाद, वो इकोसिस्टम पूरा खड़ा हो जाए ट्रंप के खिलाफ। और ये मौका अच्छा है कि भारत भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो चारों तरफ ट्रंप की जगहसाई होगी। ट्रंप से लड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार जो ट्रंप के मुद्दे पर भारत को समर्थन कर रहा है, ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, बल्कि उस इकोसिस्टम को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, आज हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो, और हमारी जो अमेरिका के साथ जो डिप्लोमेसी है, उसमें किस दिशा में हम जाएं, इस पर मंथन हो रहा है। मोदी जी मंथन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे होंगे कि ये कैसे ये बातें हो रही हैं। इतना पागलपन वाला निर्णय ट्रंप क्यों ले रहे हैं? आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप अमेरिका के हित के लिए तो कर रहे होंगे, अमेरिकन तो बहुत खुश होंगे। लेकिन वो लॉबी खुश नहीं होगी जो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। तो एक दोस्त ऐसा दुश्मन बन जाए, इस पर तो अलग से भारत सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, बार बार। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैंग के साथ, गेट्स गैंग के साथ, ओबामा गैंग के साथ इतने करीब हो गए कि आज आप अपने स्वाभाविक अलाय को दुश्मन बना लिया है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आप ये मत फिर गलतफहमी मत पालिएगा कि शरद पवार अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने बेटी को किसी तरीके से उसको उसका काम हो जाए, उसको कुछ मिल जाए सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाए, ये भी तारीफ हो रही है। हो सकता है कि रिसफल हो और एकाएक सुप्रिया सुले केंद्रीय मिनिस्टर बन जाए, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अमित शाह जी ने यह फैसला कर लिया है कि अजित पवार हमें मंजूर है, सुप्रिया सुले भी मंजूर है, ठाकरे मंजूर नहीं है। तो ठाकरे को वो रास्ते पर लगा देंगे, और शरद पवार भी नहीं चाहेंगे कि ठाकरे से कोई सामंजस्य स्थापित हो। वो ठाकरे को खत्म करना चाहेंगे, और वो कहेंगे इससे बेटर है कि एकनाथ शिंदे को आप बरकरार रखो अपने साथ। तो ये भी मुमकिन है कि 360 ये बात बोल करके समर्थन तो वो वही इकोसिस्टम को कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थन अभी उनका काम कर जाएगा। इससे लोगों को लगेगा कि अच्छा, कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं शरद पवार साहब, और मोदी को समर्थन कर रहे हैं, वाह। तो मोदी के भी जो समर्थक हैं वो शरद पवार की सराहना करने लगेंगे, और यही मौका देख करके मोदी जी उनको उपकृत कर देंगे और सुप्रिया सुले को कैबिनेट बढ़ दे देंगे। ये सारा तिकड़म ये चल रहा है कि किसी प्रकार से सुप्रिया सुले को कैबिनेट में मिल जाए, और 5 साल के बाद देखा जाएगा क्या होगा। पावर के बिना ये लोग नहीं रह सकते। कहीं मंत्री बन जाए, कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, कहीं किसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, ये सब बनता रहना चाहिए इनके परिवार के लोगों का। शुद्ध स्वार्थ में लिप्त पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अगर कोई होगा, हालांकि इसकी चलन अब ज्यादा हो गई है, तो वो शरद पवार है, शुद्ध स्वार्थी। तो इनका शुद्ध स्वार्थ ये दिख रहा है कि अपनी बेटी को किसी प्रकार से मोदी के कैबिनेट में जगह दिलवा दिया जाए। तो अभी जो रिसफल हो रहा है उसके पहले ये बयान आया है कि ट्रंप के सामने झुकना नहीं है। ये अकारण बयान नहीं आया है। अब मोदी जी को भी मालूम है कि ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं, लेकिन मोदी जी अब देखेंगे, बड़े दुश्मन को मात देने के लिए छोटे दुश्मन के साथ हाथ मिला लेंगे, तो मिला सकते हैं। लेकिन मोदी जी भी पवार साहब को जानते हैं और पवार साहब भी मोदी जी को जानते हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। लेकिन इस बयान के
मतलब बड़े हैं और ये रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय है, ये कोई राष्ट्रीय रिश्ता नहीं है। इस तरफ किसी की ध्यान गई नहीं होगी, मैंने सोचा आपका ध्यान आकर्षित करूँ, आप भी इस पर शोध कीजिए। आपको याद होगा कोविड के दौरान क्या माँग रही थी सुप्रिया सुले? तो ये सब तहकीकात का विषय है, बाकी आप तहकीकात करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।